नमस्ते दोस्तों। ये कहानी है दो युवाओं की जो अफ्रीका से निकलकर बेहतर जिंदगी की तलाश में एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं। रास्ते में वे गुलामी, भूख और मौत जैसी कठिनाइयों का सामना करते हैं और आखिर में भूमध्य सागर पार करने की कोशिश करते हैं, उम्मीद के उस किनारे तक पहुंचने के लिए जहां शायद जिंदगी थोड़ी बेहतर हो। कहानी शुरू होती है सेनेगल की राजधानी डकार से। यहाँ एक साधारण लड़का सेयदू अपनी माँ और बहनों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। सुबह वह अपने सबसे अच्छे दोस्त मुस्सा के पास जाता है। दोनों फुटबॉल खेलने का बहाना बनाकर एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने निकलते हैं। यूरोप के अमीर खिलाड़ियों से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं, लेकिन दोनों मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़ते। जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं उसे रेत में एक गुप्त जगह पर छिपा देते हैं, जैसे किसी खजाने को छुपाया जाता है। शाम को जब अंधेरा होता है तो पूरा मोहल्ला ढोल, नाच और गानों के साथ पारंपरिक त्योहार मनाने के लिए जुट जाता है। लड़के ढोल बजाते हैं और औरतें नाचती हैं। उस रात के बाद सेयदू अपनी माँ से कहता है कि वह यूरोप जाकर पैसे कमाना चाहता है, लेकिन माँ मना कर देती है। कहती है कि वहां तक का रास्ता बहुत खतरनाक है, जैसे कोई नायक मौत के पहाड़ की तरफ जा रहा हो। सेयदू कह देता है कि वह तो मजाक कर रहा था ताकि माँ परेशान न हो। अगली सुबह माँ मुस्सा को डांटती है, यह सोचकर कि उसने ही सेयदू के दिमाग में विदेश जाने का विचार डाला। लेकिन दोनों लड़के कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल जाते वक्त वे असल में अपने भागने की योजना पर बात करते हैं। वे 6 महीने तक चोरी छिपे काम करते रहते हैं ताकि सफर के लिए पैसे जमा कर सकें। स्कूल के बाद वे मेहनत करते हैं और यूरोप जाने का सपना देखते हैं। फुर्सत में मोबाइल पर वीडियो देखते हैं और शाम को घर लौटकर सेयदू अपनी माँ की जगह बाजार में काम करता है। साथ ही वह और मुस्सा मिलकर एक गाने के बोल अपनी कॉपी में लिखते हैं। दोनों दोस्त अपनी नई रैप गाना लेकर सड़क पर दोस्तों के सामने तालियां बजाकर खुद ही संगीत बनाते हुए गाते हैं। कुछ समय बाद वे सिस्को नाम के आदमी से मिलते हैं जो लोगों को यूरोप पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन सिस्को उन्हें बताता है कि यूरोप में जिंदगी आसान नहीं है, वहां बहुत गरीब, अपराधी और ठग हैं। वह उन्हें डांट कर भगा देता है, लेकिन दोनों दोस्त अपनी यूरोप जाने की चाह से पीछे नहीं हटते। फिर वे एक जादूगर के पास जाते हैं। शामन कहता है कि पहले कब्रिस्तान जाकर अपने पूर्वजों से अनुमति लो और फिर 3 दिन बाद वापस आओ। दोनों लड़के कब्रिस्तान जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, कब्रों और कौवों के बीच। उनकी प्रार्थना से साफ है कि वे चुपचाप भागने की योजना बना रहे हैं, बिना परिवार को बताए। 3 दिन बाद शामन उन्हें यात्रा की अनुमति देता है। शाम को सेयदू अपनी बहनों को खेलते हुए देखता है और सोचता है कि उन्हें बहुत याद करेगा। रात में वह अपना सामान बांधता है ताकि भाग सके। उसकी एक छोटी बहन जाग जाती है और कहती है कि उसे भी साथ ले चलो, लेकिन सेयदू समझाता है कि उसे माँ के साथ रहना चाहिए। कुछ ही देर में बस दोनों दोस्तों को उनके गांव से दूर ले जाती है, नई जिंदगी और सपनों की तलाश में। सफर के दौरान वे गानों के नए बोल अपनी कॉपी में लिखते हैं और खिड़की से बाहर के नज़ारे देखते हैं। एक जगह बस रुकती है जहां मुस्सा एक आदमी से मिलता है जो $100 में नकली पासपोर्ट बनाता है। वह लोगों की दीवार के सामने मोबाइल से फोटो खींचकर पासपोर्ट तैयार करता है। लड़के थोड़ा मोल भाव करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वे नकली नाम वाले पासपोर्ट लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। जब बस माली और नाइजर की सीमा पर पहुंचती है तो सुरक्षा अधिकारी उनके नकली कागज पकड़ लेते हैं और कहते हैं अगर आगे जाना है तो $50 और देने होंगे। किसी तरह वे आगादेज नाम के शहर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक नया एजेंट मिलता है। वह कहता है कि $1200 में वह उन्हें पहले लीबिया के त्रिपोली तक ले जाएगा और वहां से समुद्र पार करके इटली पहुंचाएगा। जैसे ही मिनी बस भर जाती है, स्मगलर उन्हें लेकर निकल पड़ते हैं। वे सभी को एक आंगन जैसी जगह पर उतारते हैं, यह कहकर कि गाड़ी में तेल डालना है। वहां सेयदू और मुस्सा बाकी गैर कानूनी प्रवासियों के साथ शाम तक इंतजार करते हैं। उनमें से एक आदमी युवाओं को बताता है कि पैसे छिपाना बहुत जरूरी है। वह कहता है अगर रास्ते में लुटेरे मिल गए तो वे हथियार दिखाकर सभी के पैसे छीन लेंगे, इसलिए पैसे को ऐसी जगह छिपाओ जहां वे हाथ न लगा सकें, यानी शरीर के पीछे वाले हिस्से में। वहां छूने में उन्हें शर्म भी आएगी। सुबह मुस्सा खुशी से सेयदू को यह खबर बताता है। शाम को दोनों बाजार से फैशनेबल टोपी खरीदते हैं और बाकी पैसे अपने शरीर में छिपा लेते हैं। रात होते ही सभी यात्रियों को पिकअप गाड़ियों में भरकर सहारा रेगिस्तान पार कराने के लिए निकाला जाता है। यह सफर बहुत लंबा, थकाने वाला और उबाऊ होता है। चारों तरफ सिर्फ धूल और हिलती गाड़ियां होती हैं। थोड़ी रौनक लाने के लिए ड्राइवर जानबूझकर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलाता है। इस दौरान एक आदमी गाड़ी से गिर जाता है, लेकिन ड्राइवर रुकता नहीं, बस आगे बढ़ता रहता है। पिकअप सूरज ढलने और रेत के टीलों के बीच से गुजरती है और आखिर में एक अकेले खजूर के पेड़ के पास पहुंचती है, जहां उनका अगला गाइड इंतजार कर रहा होता है। अब सभी को पैदल चलना होता है, हालांकि सब थके और परेशान होते हैं। तेज धूप में चलते हुए वे रेत में दबे पुराने यात्रियों की लाशें देखते हैं, वे लोग जो इस खतरनाक सफर को पूरा नहीं कर पाए थे। रात बीतती है, फिर अगला दिन आता है। सफर के बीच में सेयदू को किसी की चीख सुनाई देती है। एक महिला थक कर गिर जाती है।
और समूह से पीछे रह जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। यहाँ तक कि मुस्सा भी सैयदू को आगे बढ़ने के लिए कहता है। सैयदू रोते हुए उस बेहोश औरत के पास बैठ जाता है, लेकिन उसे समझ आता है कि अगर वह रुक गया तो खुद भी मर सकता है। वह भारी मन से उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। सभी लोग बुजुर्ग गाइड के पीछे लंबी लाइन बनाकर चलते रहते हैं। कुछ ही देर बाद सैयदू पछताकर वापस भागता है ताकि उस औरत की मदद कर सके। तभी उसे ऐसा भ्रम होता है जैसे वह औरत हवा में उड़ रही है, जैसे कोई गुब्बारा। असल में यह सब उसके मन की कल्पना थी, जो पश्चाताप और गिल्ट से भरा हुआ था। फिर एक दिन सुबह सबको दूर कहीं रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वह लीबिया के बॉर्डर गार्ड्स की गाड़ी से आती है। हथियारबंद सिपाही सबको रोक लेते हैं और मार पीट कर सारे पैसे और कीमती चीजें छीन लेते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता उन्हें गंदी पानी पिलाते हैं ताकि पेट खराब हो जाए, और अगर किसी ने पैसा छिपाया है तो वह बाहर निकल आए। वे सारी गंदगी तक खंगालते हैं और जिनके पास कुछ नहीं मिलता उन्हें छोड़ देते हैं। सैयदू के पास कुछ नहीं मिलता, लेकिन मुस्सा, जिसने पैसे छिपाए थे, उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्त को खोकर सैयदू बाकी लोगों के साथ सफर जारी रखता है। आखिर में वे एक जगह पहुंचते हैं जहां एक ट्रक खड़ा होता है। स्मगलर लोग सबको मछलियों की तरह ट्रक में ठूंस कर भर देते हैं। ट्रक उन्हें साभा शहर ले जाता है, जहां सबको उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। वहां उनसे एक ट्रांसलेटर बात करता है। वह बताता है कि वे लीबिया की माफिया के कब्जे में है। बचने के लिए उन्हें अपने घर वालों को फोन कर $800 भेजने को कहना होगा। जो लोग मना करते हैं उन्हें सख्ती से पीटा और यातना दी जाती है। ये सब फोन पर वीडियो बनाकर उनके परिवार को दिखाया जाता है ताकि वे डर कर पैसे भेज दें। फिर भी जो लोग पैसे नहीं भेजते उन्हें मार दिया जाता है। दीवार के पास पड़ी लाशें इसका सबूत है। सैयदू और वे लोग जो अपने घर के नंबर नहीं देते उन्हें उल्टा लटकाकर यातना दी जाती है और फिर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। रात में सैयदू को जादूगर का सपना जैसा एक दर्शन होता है, जिसमें वह महसूस करता है कि उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही है। फिर उसे एक दैवी दूत दिखाई देता है जो भगवान का संदेशवाहक लगता है। जादूगर कहता है कि यह दूत सैयदू का संदेश उसके परिवार तक पहुंचाएगा। सैयदू दैवी दूत के साथ जाने की अनुमति मांगता है। वह देखता है कि एक फरिश्ता जिसके पंख भूसे जैसे हैं उसकी मां के पास उड़कर जाता है और सपने में कहता है कि उसका बेटा ठीक है। सैयदू सपने में अपनी मां को पुकारता है, लेकिन असल में यह सपना ही होता है। वह डर कर जागता है, अब भी लीबिया की माफिया की जेल में, जहां उस जैसे कई बेबस लोग कैद हैं। सुबह सुरक्षा वाले अंदर आते हैं और कुछ कैदियों को बढ़ई और मजदूरों के रूप में बेच दिया जाता है, जैसे वे सस्ती मजदूरी का सामान हो। सैयदू और मार्टिन नाम के एक आदमी को एक अमीर व्यापारी खरीद लेता है और उन्हें अपने बड़े घर में दीवार बनाने का काम देता है। यहाँ उन्हें खाना मिलता है और कोई मारता नहीं, इसलिए वे खुद को थोड़ा भाग्यशाली समझते हैं। दिन में वे दीवार बनाते हैं और शाम को एक दूसरे से बातें करते हैं। सैयदू बताता है कि उसका परिवार नहीं जानता कि वह घर से भाग आया है, लेकिन वह अब भी अपने दोस्त मुस्सा से मिलने की उम्मीद रखता है। उनका नया मालिक उनके काम से खुश होता है और उन्हें एक नया काम देता है। इस फोटो जैसा फव्वारा बनाओ, अगर तुम इसे सही बना लोगे तो मैं तुम्हें त्रिपोली ले जाकर आज़ाद कर दूंगा। इस वादे से दोनों खुश और उत्साहित होकर काम शुरू करते हैं। जब फव्वारा तैयार हो जाता है तो बॉस खुद आकर देखता है कि कैसा बना है। जब पानी चालू किया जाता है तो उसकी पत्नी मुस्कुराती है, इसका मतलब काम अच्छा हुआ। बॉस अपना वादा निभाता है और सैयदू और मार्टिन को त्रिपोली ले जाता है। वहां पहुंचकर सैयदू मुस्सा को ढूंढने निकलता है। लोग बताते हैं कि वह शायद सेनेगली लोगों की बस्ती में हो सकता है। मार्टिन उससे विदा लेता है क्योंकि अब वह अपनी राह जाना चाहता है। वह सैयदू से कहता है, चल मेरे साथ, इटली चलते हैं। लेकिन सैयदू कहता है, मुझे पहले मुस्सा को ढूंढना है। दोनों तय करते हैं कि इटली में फिर मिलेंगे। गले मिलकर अलग हो जाते हैं। सैयदू सेनेगली समुदाय में पहुंचता है, लेकिन वहां किसी को मुस्सा के बारे में पता नहीं होता। उससे कहा जाता है कि बाकी इलाकों में जाकर पूछो। उम्मीद से भरा सैयदू एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। हर जगह अपने दोस्त को खोजता है, पर उसे मुस्सा नहीं मिलता। आखिर में पैसे कमाने और खाने के लिए सैयदू एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर का काम करने लगता है। अब सैयदू अपने देश के लोगों के साथ झोपड़ी जैसी बस्ती में रहता है, लेकिन उसका दिल उदास और अकेला है। एक दिन उसके साथ काम करने वाले बताते हैं कि नई टीम में कोई नया लड़का आया है, शायद वही जिसे वह कई दिनों से ढूंढ रहा था। सैयदू तुरंत भागकर उसे खोजने निकलता है और आखिरकार उसे मुस्सा मिल जाता है। लेकिन मुस्सा उसे पहले पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने बहुत दर्द और डर झेला था। बाद में पता चलता है कि मुस्सा को जेल से भागते समय गोली लगी थी। मुस्सा कहता है, चल घर वापस चलते हैं, लेकिन अब सैयदू मना कर देता है। वह कहता है, हम अपने सपने के इतने करीब हैं, यूरोप बस सामने है, अगर अब लौटे तो फिर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सैयदू समझाता है कि वापसी में फिर से रेगिस्तान पार करना होगा और मुस्सा का घाव भी अब इलाज मांग रहा है। एक स्थानीय मजदूर मुस्सा का घाव देखकर कहता है कि गोली शरीर के आर पार निकल गई है,
हड्डी नहीं टूटी, इसलिए उम्मीद है। सैयदू फिर एक नाई के पास जाता है जो छिपकर प्रवासियों को जरूरी सामान दिला देता है। वहीं से सैयदू दवाइयां और इंजेक्शन लेकर मुस्सा का खुद इलाज करता है। वह एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाता है और घाव साफ करता है, लेकिन हालत अभी भी गंभीर थी। मुस्सा को अस्पताल की जरूरत थी, नहीं तो उसकी टांग खराब हो सकती थी या जान भी जा सकती थी। सैयदू सोचता है कि कैसे उसे इलाज दिलाया जाए। फिर वह एक स्मगलर से बात करता है कि उसे यूरोप पहुंचने का रास्ता चाहिए, जहां शायद अच्छे लोग मदद करेंगे, लेकिन उसके पास काफी पैसे नहीं होते। तब स्मगलर एक सौदा पेश करता है। अगर तुम किश्ती का कप्तान बनो तो हम तुम्हें फ्री में भेज देंगे। तुम नाबालिग हो, इसलिए अगर पकड़े गए तो जेल नहीं होगी। सैयदू, जिसे समुद्र या नाव चलाने का कोई अनुभव नहीं, फिर भी खुशी खुशी मान जाता है। वे लोग लीबिया का समुद्र तट पहुंचते हैं, जहां दर्जनों प्रवासी पहले से नाव पर चढ़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। सुबह स्मगलर सैयदू को वो नाव दिखाता है जिसे देखकर लगता है कि जैसे पूरी दुनिया की जंग उस पर लगी हो। बैंडिट सैयदू को जल्दी जल्दी सिखाता है कैसे कंपास से दिशा पहचाननी है और लहरें आने पर क्या करना है। उसे एक सैटेलाइट फोन भी दिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद बुला सके। रात को सैयदू चुपचाप उन सभी लोगों को देखता है जिनकी जिंदगियां अब उसकी जिम्मेदारी होंगी। सुबह वह स्मगलर के पास जाकर कहता है कि वह यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन तस्कर कहता है, सौदा तो सौदा है, अब कोई चारा नहीं बचता, और सैयदू को कप्तान बनना ही पड़ता है। सैयदू रात भर नाव चलाता है, बार बार कंपास देखकर दिशा ठीक करता है और अंधेरे समुद्र को देखते हुए डरता है, क्योंकि लहरें अब ऊंची और खतरनाक हो रही थीं। कुछ समय बाद उसे रात में दूर कहीं रोशनी दिखाई देती है। वह खुश हो जाता है, सोचता है कि यह इटली का किनारा है, लेकिन पास पहुंचने पर पता चलता है कि वह समुद्र के बीच में खड़ी एक तेल निकालने वाली मशीन है। सैयदू और मुस्सा उसे ध्यान से देखते हैं और फिर नाव को मोड़कर उसके चारों ओर से निकालते हैं। दिन में नाव पर बैठी एक औरत अचानक बच्चे को जन्म देती है, तो सैयदू नाव रोककर उसकी मदद करता है। वह फोन से रेस्क्यू सर्विस को कॉल करता है और अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन मदद जल्दी नहीं आती। रात तक सब इंतजार करते हैं, लेकिन कोई बचाव दल नहीं आता। सैयदू फिर कॉल करता है तो जवाब मिलता है कि वे अब न्यूट्रल वाटर यानी किसी देश की सीमा के बाहर हैं, इसलिए कोई मदद नहीं कर सकता। सैयदू को लगता है कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है, फिर भी वह यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। हालांकि तेज लहरों से गर्भवती औरत और उसके बच्चे की जान को खतरा है। दिन में पता चलता है कि कुछ लोग नाव के इंजन वाले हिस्से में बेहोश हो गए हैं। सैयदू नीचे उतरता है। शुरुआत में मुस्सा को स्टीयरिंग संभालने देता है। यात्री बेहोश लोगों को ऊपर लाते हैं और सैयदू उन्हें पानी से धोकर होश में लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे पानी की कमी हो जाती है और लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। सैयदू कोशिश करता है सबको शांत करने की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक और दिन बीत जाता है और नाव भूमध्य सागर पार करती रहती है, जहां कुछ गरीब थके हुए लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। सैयदू क्षितिज को देखकर सोचता है कि कब जमीन दिखाई देगी। आखिरकार कुछ समुद्री पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं। इसका मतलब है कि किनारा पास है। कुछ देर बाद धुंध में इटली के पहाड़ दिखाई देते हैं और सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तभी कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर ऊपर आता है और नाव को देखकर बचाव की तैयारी करता है। सैयदू आंसू रोक नहीं पाता। हेलीकॉप्टर देखकर उसे समझ आता है कि अब वे सुरक्षित हैं। अब उसे लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया। फिल्म यहीं खत्म होती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि सपने पाने और उन्हें पाने की कोशिश करने का साहस कितना महत्वपूर्ण है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल और खतरनाक क्यों ना हो। सैयदू और मुस्सा ने दिखाया कि दोस्ती, हिम्मत और उम्मीद के साथ मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी यात्रा सिर्फ एक भूगोल की दूरी नहीं थी, बल्कि साहस, संघर्ष और इंसानी जज्बे की परीक्षा थी। फिल्म का अंत हमें यही सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी हों, अगर हिम्मत और धैर्य साथ हो तो मंजिल दूर नहीं होती। और जैसे ही वे सुरक्षित यूरोप पहुंचते हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सपनों की राह में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।